16 साल देवर एक मालकिन के बंगले पर रोटी पकाने का काम करता था। घर आता तो चुप होकर बैठ जाता, वजह पूछती तो चारपाई पर लेटकर छत को घूरता रहता। मुझे शक पड़ा। अगले दिन देवर के कपड़े पहनकर खामोशी से मैं बंगले पर रोटी पकाने चली गई। मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकिन ने मेरे साथ एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना भी बहुत जद्दोजहद का काम है। मेरे पति को किसी दोस्त ने ये दिलासा दिया था कि सब घर वालों के साथ रामपुर आ जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। पति मेरा शुरू से कान का कच्चा था, जो कोई कह देता इसकी बात पर भरोसा कर लेता। सास ससुर ना थे, बस हम पति पत्नी थे और एक देवर थे जो कि छोटा ही था। हम सबको लेकर मेरा पति रामपुर पहुंच गया। जिस दोस्त ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो न जाने कहाँ कन छक्कर हो चुका था। जो थोड़ी बहुत हमारे पास जमा पूंजी थी, इसका हमने किराए का घर खरीद लिया। मेरे पति ने अपने दोस्त को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिला। हमें इस मोहल्ले में आए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। इस घर को देखती तो दम घुटने सा लगता था। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हम पर ये मुसीबत भी आ सकती है। घर का किराया देने के खातिर हम 3 दिन से रूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहे थे। इतना ही खाते कि जरा भूख में कमी आ जाती, वरना हमने हफ्तों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। पति एक खाना बनाने वाला अच्छा इंसान था, मगर रामपुर जाकर बेरोजगार हो गया था। हम आगरा में पहले तो पति पत्नी का काम बहुत अच्छा था, मगर कुछ ही महीने पहले एक शादी में खाना बनाकर आए थे। बिरयानी के भगोने में कहीं से छिपकली गिर गई। जब मेहमानों की ट्रे से छिपकली निकली तो कोहराम समझ गया। बारातियों ने खाया खाना थूकना शुरू कर दिया और बुरा भला कहने लगे। 2 बच्चे मौत का शिकार हुए तो कैटरिंग वालों ने भी सारी जिम्मेदारी पति पर ही डाल दी। उन लोगों ने मेरे पति को जेल में भिजवा दिया। मेरे अलावा मेरा एक 16 साल का देवर था। हमारी तमाम जमा पूंजी और जेवरात पति को छुड़ाने के खातिर रिश्वत में दे दिए, मगर कमबख्त ने अगले ही दिन देवर को धक्के देकर निकालते हुए कहा कि वे अपनी सजा पूरी करके ही निकलेगा। पति की अलग परेशानी थी। वही घर भी बेचकर एक किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। सब कुछ बेचकर पति की रिहाई कराई तो उसके दोस्त ने कहा कि आगरा छोड़ दो, वरना पुलिस बार बार गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी। रामपुर आ जाओ तो यहाँ नौकरी लगवा दूंगा। पति पहले ही डरा हुआ था, इसलिए हमें रामपुर ले आया, लेकिन अब वह दोस्त भी गायब था। पति को बस एक मामूली से रेस्टोरेंट में काम मिल गया था, लेकिन उसकी तनख्वाह में बस किराया ही निकलता था। इसलिए छोटे देवर अमन ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैं शहर में झाड़ू देकर अभी बैठी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद अमन आ चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला तो उसके चेहरे पर थकान या उदासी नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। अंदर जाकर कहने लगा, भाभी मुझे नौकरी मिल गई है, आपकी दुआएं रंग ले आई है। अमन की बात सुनी तो मेरा दिल खुशी से खिल उठा। अमन तो कितने ही दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। इसे एक बंगले में रोटी पकाने का काम मिला था। वो यही का एक सेठ था जो बहुत अमीर था। अमन तो वैसे भी अपने भाई की तरह खाने बनाने की हर चीज बड़ी ही जायकेदार बनाया करता था। मैंने रब का शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन से अमन की नौकरी शुरू हो गई। वो सुबह सुबह चला जाया करता और रात के खाने के बाद ही लौट कर आता। कभी कभार तो मेरे लिए भी वो खाना ले आता था और कहता कि भाभी मालकिन बहुत अच्छी है, आप ही की उम्र की औरत है, मुझे बड़े प्यार से रखती है। कहती है मैं रोटियां बड़ी ही मजेदार बनाता हूँ, और तो और मुझे अलग से रुपया भी देती है। सुनने में आया था कि मालकिन सेठ की इकलौती और चहीती बीवी थी। इसका नाम सुमन था। बड़ी ही खूबसूरत और रौब वाली औरत थी। अभी तक इसके यहाँ कोई औलाद न हुई थी, मगर सेठ ने इसके बावजूद दूसरी शादी करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं डाला था। वो तनख्वाह भी अच्छी दे रही थी। अमन खुश था, मैं भी बेफिक्र थी। बस एक ही सोच बार बार दिमाग में आ रही थी, मगर क्यों? रोज से अमन से बात करते हुए कतरा रही थी। इस रात जब अमन घर आया तो काफी थका हुआ लग रहा था। मुझे कहने लगा कि आज मालकिन के यहाँ उनकी सहेलियों की दावत थी। अगले 1 महीने के लिए मालिक दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो मालिक और मालकिन के बहुत से दोस्त आज उनके बंगले में आए थे। मैंने देवर की बात सुनी थी और फिर झिझकते हुए बोली कि तुम्हारी मालकिन तो बड़ी शरीफ औरत मालूम होती है, नेक दिल भी बहुत लगती है। तुम क्यों ना इससे कहो कि वह तुम्हारे भाई को भी काम पर लगवा दे। इसकी तनख्वाह से बस घर का किराया ही अदा होता है। अगर हो सके तो अच्छी नौकरी लगवा दें। ये सब तो इत्तेफाक से ही हुआ था। अमन सोच में पड़ गया और बोला कि मैं कल जरूर मालकिन से बात करूंगा। अगले दिन अमन मुझे उम्मीद देकर काम पर चला गया और मैं भी उम्मीद से थी कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात होगी।
दोपहर का वक्त था। मैं बैठी सपने सजा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त भला कौन आ सकता था? अमन तो रात को ही आया करता था। जब डरते हुए दरवाजा खोला, सामने तो मेरा पति जैन खड़ा था, मगर जख्मी हालत में इसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी। पति लंगड़ाता हुआ अंदर आया और चारपाई पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे लगता है पाँव की हड्डी टूट गई है, पाँव में तकलीफ है। मेरे पास तो पैसे ही ना थे। रात को जब अमन आया तो भाई को देखकर उससे रहा ना गया। अगले दिन उसकी मालकिन ने अमन के बताने पर मेरे पति का अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाया, लेकिन मेरे पति के पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। अभी प्लास्टर बंधा हुआ था। मैं चाहती थी कि खुद जाकर मालकिन और मालिक का शुक्रिया अदा कर सके, मगर पति इस वक्त मेरे मोहताज थे, इसलिए मैं जा नहीं सकी। 15 दिन बाद पति भी काम पर जाने लगे। पहले से काफी बेहतर हो गए थे। अमन वैसे तो रोज वक्त पर आ जाता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया था। रात 1 बज चुका था और मैं इसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आधी रात को कॉल करके कहने लगा कि मैं आज बंगले में ही रहूंगा। मैं भी चुप हो गई। पति का भी काम अगले दिन से शुरू हो चुका था। इस दिन जब देवर वापस आया तो उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं थी। इसने अपनी जेब से नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। कहने लगा, भाभी ये लें, घर का खर्च चलाएं, मुझे तनख्वाह मिल गई है। मैं तनख्वाह पाकर मुस्कुराई, मगर देवर को गुमसुम देखकर हौल से उठने लगी। मेरी अपनी कोई औलाद ना थी। रब ने 3 बेटे दिए थे, मगर तीनों ही 1 या 2 महीने के होकर मर जाते थे। देवर को ही अपना बेटा समझती थी। बिल्कुल माँ की तरह मुझे उसकी फिक्र थी। मैं देवर के कमरे में गई, जहाँ वो उदास सा चेहरा लिए लेटा छत को घूर रहा था। मैं इसके करीब आई और माथे पर हाथ रखा, वो जो बिल्कुल ठंडा था। देवर से सवाल किया तो कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा थकावट है। मैं भी खामोश हो गई। अगले दिन दोबारा देवर बंगले में ही रहा। जब देवर से पूछा तो कहने लगा, मालकिन कहती है मुझे बंगले में अकेले डर लगता है। तुम भरोसे के काबिल लड़के हो, इसलिए यही रुक जाया करो। देवर की बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ठीक नहीं है। वो मुझे परेशान सा लग रहा था। अमन शायद मुझसे कुछ छुपा रहा था। पहले तो वो बोलते ही थकता ना था, जरा जरा सी बात पर बहुत तेज तेज हंसता था और अच्छे खासे मौके पर भी बात को बदलकर जो मंजर पेश करता कि हंसी आ जाया करती थी। मगर कई दिन से उसका खामोश रहना मुझे परेशान कर चुका था, या फिर शायद इसके भाई का आना इसे अच्छा नहीं लगा था। मेरे पति को नौकरी तो मिल चुकी थी, मगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 1 महीने तक मेरे पति को तनख्वाह नहीं देंगे। अगर उनका काम अच्छा रहा तो बदले में वो उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। देवर ही हमारा इस वक्त अकेला कमाने वाला था। वो जो कुछ कमा कर लाता था उसी से ही घर का खर्च चल रहा था। कहीं इसके दिमाग में ये बात तो ना आ गई थी कि अब इसे मेरे साथ साथ अपने भाई का भी खर्च उठाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में अजीब गरीब से ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं देवर की आदत से भी वाकिफ थी। वो ऐसा तो कभी भी नहीं सोच सकता था। फिर आखिर क्या बात थी जो देवर इस कदर परेशान था? अगले दिन जब वो घर वापस आया तो कहने लगा, आज से मैं शाम को ही जाया करूंगा और फिर सुबह वापस आया करूंगा। मैं चौंक कर देवर को देखने लगी। मुझे वो देखता पाकर देवर नजरें चुराने लगा। मैं कहने लगी कि तुम तो रोटियां बनाया करते थे, क्या मालकिन ने तुम्हारी ड्यूटी बदल दी है जो अब तुम रातों को जाया करोगे? देवर खामोश हो गया और मुझसे कुछ न बोला। मैं इसके पास गई और इसके सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, क्या बात है अमन, तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो। कुछ परेशानी है तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है? वहाँ पर काम करने वाले तुम्हें तंग करते हैं या मालकिन बहुत गुस्सा करती है? अमन ने गहरी सांस ली और फिर कहने लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो दोबारा या तो कमरे में चला जाता या यूं ही सोचों में गुम बैठा रहता था। चेहरे पर पीलापन आता जा रहा था। खाना भी वो ठीक से नहीं खा रहा था। अक्सर मैं तंग करके कहती कि लगता है बंगले का अच्छा खाना तुम्हें रास आ गया है, इसलिए भाभी के हाथ की बनी हुई फीकी सी दाल तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती। तो अमन हल्का सा मुस्कुराकर बात को नहीं में कह देता। देवर की हालत मुझे परेशान कर रही थी। पति तो वैसे ही शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। मुझे देवर की फिक्र होने लगी। दिल में कई ख्यालात आ रहे थे। आखिर मालकिन इस आधी रात को अपने पास क्यों रखती थी? मैंने फैसला किया कि मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगी। अगले दिन देवर घर आया तो मैं इसके पास चली आई और बोली कि आज तुम घर ही रहो, आज रोटी बनाने मैं जाऊंगी। देवर ने जब ये सुना तो उसका रंग लाल होने लगा। वो बौखलाए हुए अंदाज में कहने लगा, नहीं नहीं, आप कैसे जा सकती हैं? यह काम तो मेरा है।
मैं देवर को मुस्कुरा कर बोली, रोटियां ही बनानी है ना, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। तुमसे तो अच्छी रोटियां वैसे भी मैं बना ही लेती हूँ, बिल्कुल गोल और नरम रोटी। देवर ने ये सुना तो चुप हो गया, मगर मुझे लगता था जैसे वहां पर जाने से मुझे रोक रहा हो। कहने लगा कि भाभी आप मत जाएं, वरना मालकिन गुस्सा करेंगी। मगर मैंने इसकी एक ना सुनी और इसे बोली कि तुम यहीं रहो, मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे साथ घर का खर्च चलाऊं। इस बहाने मालकिन का शुक्रिया भी अदा कर दूंगी। अमन सर झुकाए वही बैठ गया। मैं जानती थी कि मैंने अगर कुछ पूछा तो वो मेरा लिहाज रखते हुए मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। यही सोचकर इस दिन मैंने देवर के कपड़े पहने थे और रोटी बनाने के लिए चली गई। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल मर्दाना कर लिया था। देवर के कपड़े पहनकर सर पर बालों को जूड़ा बनाकर कैप पहन लिया था। मैं लड़का बनकर जब बंगले में पहुंची तो इतना आलीशान बंगला अपने सामने देखकर मैं दंग रह गई। कितनी देर में मैं बुत सी खड़ी रही। फिर अंदर दाखिल हुई तो नौकर कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों चले आ रहे हो। मैंने फौरन गले को झंझोड़ कर कहा कि आज अमन की तबीयत खराब है, इसलिए इसकी जगह मैं खाना बनाने आया हूँ। इसने मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी। मैंने सबके लिए खाना बनाया, रोटियां बना कर रखी और वापस आने लगी तो फौरन मालकिन की आवाज गूंजी। वो कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? अब रोज रोज तुम्हें बताना पड़ेगा कि रात यही रहना है। मालकिन की आवाज सुनकर मेरा पूरा वजूद कांप सा गया। उन्होंने मुझे पीछे से ही देखा था। मेरा चेहरा उनसे अभी तक छुपा हुआ था। शायद अमन के कपड़ों में देखकर मुझे अमन ही समझ बैठी थी कि मैं ही अमन हूँ। मैं फौरन वहीं से वापस किचन में चली आई। 10 बजे सभी नौकर चाकर अपने घर को जाने लगे, सिर्फ मैं ही किचन में बची थी। जब घर खाली पाकर मालकिन की आवाज गूंजी, अमन मेरे कमरे में आओ। मालकिन के अल्फाज सुनकर दिल धड़कने लगा। वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। पलटकर देखा तो मालकिन सीढ़ियां चढ़कर जा रही थी। फौरन अपने होश पर काबू पाया और कुछ देर बाद मालकिन के कमरे की तरफ गई। जब कमरे का दरवाजा खुला तो धक्का सा लगा। कमरा पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। दिल में अनगिनत ख्यालात उठने लगे। जैसे ही कमरे पे कदम रखा तो फौरन मालकिन मेरे करीब आई और मैं हाँफती हुई उस घर से भागी। मेरा दिल तो जैसे सीना चीरकर बाहर गिरने वाला था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं हाँफने लगी और घर में दाखिल हो गई। कुछ देर पहले जो राज मुझ पर खुला था, मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरी हालत देखकर देवर कमरे से बाहर निकल आया और सर झुकाए खड़ा हो गया। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं चलती हुई इसके करीब आई और बोली, अमन मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अमन कुछ देर तो खामोश खड़ा रहा, फिर ढके छुपे अल्फाज में जो बताने लगा तो दिल में मालकिन और इसके पति के लिए नफरत आने लगी। मालकिन जैसी औरत ही तो हम जैसे गरीब नौकरों के लिए धब्बा होती है, वही मालिक जैसे मर्द भी हर तरह से बेगैरत और बेशरम होते हैं, जो बीवी को मासूम बच्चे पर डोरे डालते हुए देखकर भी चुप से तमाशा देखते हैं। मालकिन का दिल मेरे देवर पर आ चुका था। इस दिन जब उसने भाई के इलाज की बात की तो मालकिन ने इससे बदले में जो फरमाइश की वो मजबूरन अमन पूरी कर रहा था। भोला था, ज्यादा समझ न रखता था, इसके खातिर बोलकर बता न सका। मुझे बताते हुए फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने अपनी मर्जी से ये पाप नहीं किया है। मैं देवर को चुप करवाने लगी, मुझे उस पर भरोसा था। अगले दिन मैंने इस औरत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई। पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी थी। वो कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इस बात की गवाही इसके घर के दूसरे नौकरों ने भी दी, तो इसे सजा से कोई बचा नहीं सका। इसके बाद हम लोग वापस आगरा चले गए, जहाँ पति नौकरी करते थे। अमन को भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरी मिल गई। वो हर काम बहुत जल्दी सीख जाता था, इसलिए वहाँ भी अपनी मेहनत से अपना सिक्का जमा चुका था। इस वाक़ये को काफी साल गुजर गए हैं। अमन की शादी भी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी जब ये सोचती हूँ कि ऐसे भी देवर होते हैं। अमन ने हमारे खातिर हर किस्म की कुर्बानी दे डाली थी। जब ये सोच मेरे दिमाग में आती है तो अमन की इज्जत और कदर मेरे दिल में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।